आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज से चैप्टर नंबर 3, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 क्षितिज। देव जो थे मुख्यतः रीति काल के कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त था। ये उनके जो मुख्यतः सवैया और कवित्व में लिखा गया है। ये पहला सवैया है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा का उपयोग ज़्यादा हुआ है और अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है साथ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सवैया में उन्होंने श्री कृष्ण जी की खूबसूरती का वर्णन किया है। श्री कृष्ण को उन्होंने ब्रज का दूल्हा बताया है। गोपियों के बीच बहुत प्रिय थे श्री कृष्ण जी, इसीलिए उन्हें ब्रज का दूल्हा बताते हुए उनकी खूबसूरती का वर्णन किया है। क्या कहते हैं देव जी? पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी मधुराई। कहते हैं श्री कृष्ण ने पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं। नुपुर यानी पायल, पायनी यानी पैर, मंजू यानी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बज रहे हैं। कटी यानी कमर, किंकिनी कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है, कमरधनी, और उससे भी मधुर ध्वनि निकल रही है। पैरों के पाजेब पायल है और कमर में आभूषण है और दोनों से बहुत ही सुंदर ध्वनि निकल रही है। सावरे अंग लसय पट पीत, पीत यानी पीला, पट यानी वस्त्र। तो श्री कृष्ण के सावले रंग पर पीले रंग का वस्त्र है। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। हिये होलसे बनमाल सुहाई, हिये यानी हृदय, हृदय तक उनके बनमाला लटक रही है, अर्थात उन्होंने गले में बनमाला डाली हुई है। माथे किरीट, माथे पर उनके किरीट यानी मुकुट है। बड़े दृंग चंचल, दृंग यानी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें जो चंचलता से पूर्ण है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चंचलता है। मंद हंसी, चेहरे पे मंद यानी हल्की हल्की हंसी है। मुख चंद्र जुम्हाई, और उनका चांद जैसा मुखड़ा चांदनी बिखेर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। आगे देव जी कहते हैं ये जो जग है, ये जो संसार है, एक मंदिर की तरह है और उसमें श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, उसमें जो ये श्री ब्रज के दूल्हा यानी श्री कृष्ण है, एक दीपक की तरह विराजमान है। इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जी एक दीपक की तरह विराजमान है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट कवित्व की ओर। इसमें उन्होंने वसंत ऋतु का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। इसके पहले जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने वसंत ऋतु को कामदेव के रूप में दिखाया, एक रोमांटिक अंदाज में दिखाया है। ये पहले कवि थे जिन्होंने वसंत ऋतु को एक बच्चे के रूप में दिखाया है। तो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। डार ड्रूम पलना बिछौना न पल्लव के। डार यानी डालियां, ड्रूम यानी पेड़, पलना यानी पालना। तो पेड़ की जो डालियां हैं, वसंत ऋतु में पेड़ की डालियां हैं, वो वसंत के लिए एक पालना बन जाती है, पालना बनी हुई है। और बिछौना नव पल्लव के, पल्लव यानी पत्ते, वसंत ऋतु में जो पत्ते निकलते हैं, नव यानी नया, नए नए जो पत्ते निकलते हैं वो ऐसा लगता है वो उसके लिए बिछौना यानी बिस्तर बने हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी तय। सुमन यानी फूल, जो फूल खिलते हैं ना वसंत ऋतु में, तो फूलों के गुच्छे कैसा लग रहा है, जैसे झिंगोला बोलते हैं बच्चे को, नए न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको एक कपड़ा पहनाया जाता है ढीला ढाला, उसे झिंगोला बोलते हैं। तो सुमन के फूल जो है चारों तरफ जो खिले हुए हैं उनके गुच्छे, वो लगता है जैसे बसंत ऋतु के लिए झिंगोला बने हुए हैं, उनके कपड़े बने हुए हैं। क्लियर? पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन यानी हवा, हवा जब चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि वो झूला झूला रही है, वसंत रूपी बच्चे को झूला झूला रही है। केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे देव,
कि मोर और तोता जब बातें करते हैं, वसंत ऋतु में जब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है वो वसंत के साथ बातें कर रहे हैं, उस बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं, उनका मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल जब बोलती है वसंत ऋतु में, तो ऐसा लगता है वो एक बच्चे को, वसंत रूपी बच्चे को बहला रही है, हंसा रही है, ताली बजा के उसका दिल बहला रही है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे का के साथ बोला जाता है, दिल बहलाया जाता है, तो उसी तरह से कोयल वसंत रूपी बच्चे का दिल बहला रही है। पूरित पराग सौ उतारो बने राई नोन। पराग होते हैं, बोलते हैं पॉलन को, जो चारों तरफ पराग फैले रहते हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे घर के कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में अगर छोटा बच्चा होता है, तो प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा होता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो होती हैं, खास करके औरतें, वो नमक और राई लेकर हमेशा उसकी नज़र उतारती रहती है, नज़र उतार के वो फेंकती रहती है। तो पराग जो फैले हुए हैं वसंत ऋतु में, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े बुजुर्ग ने वसंत रूपी बच्चे की नज़र उतार के फेंकी हो, नज़र उतारी हो। क्लियर? कंजकली नायिका लतान सिर साड़ी दे। कंजकली यानी कमल की कली। जो कमल की जो कलियां हैं, कली, वो जो है उनकी उसकी जो लताएं हैं, कंजकली कमल की कलियां क्या बनी हुई है? नायिका, उन्हें नायिका बना दिया है, एक युवती बना दिया है। वो ऐसा लग रहा है उसकी लताएं क्योंकि जो लिपटी रहती हैं पेड़ से या किसी डंडे से, वो इस तरह से लिपटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी युवती ने साड़ी यानी साड़ी पहनी हो। जिस तरह से कोई युवती साड़ी पहने होती है, उसी तरह से वो लताएं, कंजकली की लताएं लिपटी हुई हैं पेड़ पर। क्लियर? मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन बोलते हैं कामदेव को, महीप यानी राजा, जो राजा कामदेव जो हैं, उनका पुत्र बताया है वसंत को। वसंत को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है, जू यानी पुत्र। तो क्या कहते हैं कवि, जो कामदेव के पुत्र वसंत हैं, उस बच्चे को प्रातः ही यानी सुबह सुबह गुलाब चटका कर, चुटकी बजाकर उठाते हैं। यानी जब वसंत ऋतु में रात के समय तो गुलाब बंद अवस्था में होते हैं और सुबह होते ही एकदम चटक खिल जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वो वसंत को चुटकी बजाकर खिलकर जगा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट कविता की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देव जी ने चांद की चांदनी रात, जब पूर्णिमा के दिन चांदनी रात होती है, उसकी चांदनी का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। क्या कहते हैं? फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक एक तरह का नेचुरल क्रिस्टल होता है, स्फटिक, जिसमें से सूर्य की रोशनी टकरा के चारों तरफ फैलती है। सिलानी यानी शिला, पत्थर। तो चार सुधा मंदिर, उन्होंने पूरे संसार को सुधा मंदिर, एक मंदिर के रूप में कहा है। सुधा यानी अमृत, अमृत रूपी मंदिर है। तो चांद की रोशनी इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है, मानो कि स्फटिक जो पत्थर है उसमें से रोशनी निकल के जैसे चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी तरह से चांद की रोशनी, चांदनी रात की रोशनी चारों तरफ पूरे संसार में फैली हुई है। क्लियर? उदधी दधी कोसो अधिकाई उमंगे आमंद। अब आगे क्या बोलते हैं? उदधी मतलब होता है समुद्र, दधी मतलब दही। आगे वो कहते हैं ये कि इस तरह से चांद की रोशनी फैली हुई है, मानो लगता है जो समुद्र है ना, दही का समुद्र हिलोड़े ले रहा है, एकदम पूरे अपने उफान पर है। क्लियर? बाहर से भीतर लौ भीति ना दिखे देव, भीति यानी दीवार। तो इस तरह से रोशनी फैली हुई है कि दूर दूर तक आर पार सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चांद की रोशनी में, उस चांदनी रात की रोशनी में दूर दूर तक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर?
दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरसबत। आगे क्या कहते हैं कि उन्होंने चांद की रोशनी को कहा जैसे मानो लग रहा है जैसे दूध की तरह सफेद है, ऐसा लगता है इस तरह से वो रोशनी छिटकी हुई है, ऐसा लगता है दूध का जो फेन होता है ना, झाग, पूरे आंगन में दूध का झाग फैल गया है, पूरे आंगन में दूध का झाग फैला हुआ है। क्लियर? तारासी तरुणी, तरुणी यंग लेडी को बोलते हैं, युवती को। उन्होंने यहाँ पर तारों को युवती बताया है। तो तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी छिलमिल होती। जो तारे हैं, ऐसी चांदनी रात में जो तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जो यंग एक युवती होती है ना, युवती सज धज के झिलमिला रही है, सज धज के तैयार होके झिलमिल कर रही है। क्लियर? मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मोतिन यानी मोती, मोती की जो ज्योति यानी जो रोशनी मोती से निकलती है, ऐसा महसूस हो रहा है मल्लिका को मकरंद। मल्लिका यानी फूल और मकरंद उसके रस को कहते हैं, फूलों के रस को। तो मल्लिका फूल का जो रस होता है, ऐसा लग रहा है कि वो मोती की रोशनी में मिल गया हो। चांद की जो रोशनी इस तरह से फैली हुई है, मानो महसूस हो रहा है कि मोती से निकलने वाली रोशनी में मल्लिका फूल का रस मिल गया हो। क्लियर? आरसी, आरसी से अंबर में आभा सो उजारी लगे। आरसी बोलते हैं आईना को, आईना। तो पूरे अंबर को उन्होंने आरसी सा यानी आईना जैसा बताया है। तो वो क्या कहते हैं, ये अंबर जो है, आकाश जो है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरे शीशे की समान है, एक आईने के समान है, आईने के समान बना हुआ है। और उससे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और उसमें चांद की जो आभा है, चांद की जो रोशनी है, चांद जो है ऐसा महसूस हो रहा है उस आईने में। राधा जो राधिका है सज धज कर उस आईने में अपना प्रतिबिंब यानी अपनी छवि देख रही है, अपना रूप निहार रही है। तो चांद उस अंबर में, उस आकाश में चांद ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो राधिका सज धज कर आईने में अपना प्रतिबिंब निहार रही हो। क्लियर?